माय यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका स्वागत है एमएलटी स्टडी सेंटर में, जिसमें मैं आज आप नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जिसमें नया टॉपिक है हमारा एंटीकोगुलेंट। आज हम एंटीकोगुलेंट पढ़ेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे, मोड ऑफ एक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ये ब्लड को मतलब प्रिवेंट करता है क्लॉट होने से। तो सबसे पहले जान लेते हैं एंटीकोगुलेंट, जो दो वर्ड से मिलकर बना एंटीकोगुलेंट। तो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और कोगुलेंट मतलब क्लॉट। तो ये किसके अगेंस्ट है? क्लॉट के अगेंस्ट। तो एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट, और कोगुलेट से हम समझते हैं क्लॉट, जो किसके अगेंस्ट है? क्लॉट। तो ये केमिकल एजेंट है जो कि प्रिवेंट करता है ब्लड को क्लॉट होने से। तो इसमें ऐसे केमिकल एजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? ये क्या है? एक, सबसे पहले हम ये क्या है? एक केमिकल एजेंट है, केमिकल एजेंट, ठीक है, एजेंट है जो कि क्या करता है? विच प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जो कि ब्लड को प्रिवेंट मतलब रोकता है ब्लड को क्लॉट होने से। तो इसमें ऐसे केमिकल एजेंट्स होते हैं, तो जैसे चिलेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या है? तो एंटीकोगुलेंट का मतलब क्या? एंटी मतलब अगेंस्ट, और कोगुलेट से हमें क्या समझ आए? क्लॉट। तो इसमें ऐसे केमिकल एजेंट होते हैं जो कि ब्लड को क्लॉट होने से क्या करते हैं? रोकते हैं, ठीक है। तो बहुत टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इसका क्या पर्पस क्या है। हम जो एंटीकोगुलेंट यूज कर रहे हैं लेबोरेटरी में, हम क्यों यूज कर रहे हैं एंटीकोगुलेंट का, मतलब हमें क्यों उसकी जरूरत है, क्या क्या पर्पस है। तो सबसे पहले हमें इसका मतलब क्या, पहले तो अगर हमें कोगुलेट की स्टडी करनी है, कोगुलेशन, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एंटीकोगुलेंट हम यूज करते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ कोगुलेशन, ठीक है। तो सबसे पहला पर्पस क्या है? स्टडी ऑफ कोगुलेशन। अगर हमें कोगुलेशन की स्टडी करनी है तो उसके कोगुलेशन के टेस्ट चाहिए, तो उसके लिए हमें एंटीकोगुलेंट का यूज करना होता है। तो पहला पर्पस क्या है? स्टडी ऑफ कोगुलेशन। सेकेंड, हम क्यों इसका यूज वो करते हैं? अगर हमें स्टडी करनी हो ब्लड के जो वेरियस कॉन्सिक्वेंट होते हैं ब्लड के कंपोनेंट के बारे में, तो उससे हम कैसे कर सकते हैं? एंटीकोगुलेंट ब्लड से ही हम उसकी क्या कर सकते हैं? स्टडी करते हैं। क्लॉटिंग ब्लड होगा तो हम उसके सेल्स की ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजी की स्टडी नहीं कर सकते, WBC की, RBC, प्लेटलेट की, ठीक है। तो स्टडी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? स्टडी ऑफ वेरियस consequent of blood components, ठीक है। और थर्ड, अगर हमें ब्लड को प्रिजर्व करना है प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एंटीकोगुलेंट की ज़रूरत होगी, तभी तो हम उसको प्रोलॉन्ग टाइम तक ब्लड बैंक में स्टोर कैसे करते हैं, जैसे प्लाज्मा को, प्लेटलेट को। तो एंटीकोगुलेंट के थ्रू ही हम उसको क्या करते हैं? उस जैसे अलग अलग ब्लड बैंक में अलग तीन, जैसे CPD, ये एंटीकोगुलेंट होता है, तो हम ब्लड को किस थ्रू रिजर्व कर सकते हैं? एंटीकोगुलेंट के ही थ्रू ही हम उसको प्रोलॉन्ग टाइम तक क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। तो प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड इन ब्लड बैंक, ठीक है। ब्लड बैंक में हमें स्टोर करना है, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? प्रिजर्वेशन। अगर हमें प्रिजर्व करना हो ब्लड बैंक में, तो हमें एंटीकोगुलेंट का यूज चाहिए। हमें एंटीकोगुलेंट का क्या करना होता है? हमें चाहिए। तो इसलिए हम ये सारी एंटीकोगुलेंट का क्या करते हैं? ये पर्पस है इसकी, ठीक है। जैसे कोगुलेशन की स्टडी करनी हो, ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी करनी हो, या ब्लड बैंक में हमें ब्लड को प्रोलॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करना हो, तो एंटीकोगुलेंट के थ्रू ही हम उस ब्लड को क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व कर सकते हैं। ना तो ब्लड सेल्स क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, जैसे RBC होती है, वो श्रिंकेज हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा एंटीकोगुलेंट की डेफिनेशन, कि एंटीकोगुलेंट क्या होता है। अब हम पर्पस भी पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है एंटीकोगुलेंट की, ठीक है। प्रॉपर्टीज
ऑफ एंटीकोगुलेंट। ठीक है, पहली जो प्रॉपर्टीज होगी, हम जो लिखेंगे इसमें पहली प्रॉपर्टीज क्या है, तो पहली प्रॉपर्टीज में हम क्या लिखेंगे, जो हम हमारा जो एंटीकोगुलेंट होना चाहिए वो हमारे ब्लड को कौन सी कंडीशन में रखे, फ्लूइड कंडीशन में रखे, मस्ट बी मतलब मस्ट बी कैप्ड इन फ्लूइड कंडीशन। फ्लूइड कंडीशन में ही हमारे एंटी 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 मतलब जो हमारा ब्लड है वो एंटीकोगुलेंट के साथ जब मिक्स होगा तो हमारे उसको किसके कंडीशन में रखे, ब्लड को फ्लूइड की कंडीशन में ही रखे। तो पहले प्रॉपर्टीज में क्या लिखेगा, फ्लूइड कंडीशन। ठीक है, और सेकंड प्रॉपर्टीज में हम लिखेंगे सॉल्युबल, हमारा एंटीकोगुलेंट ब्लड के साथ अच्छे से सॉल्युबल होना चाहिए। तो सेकंड प्रॉपर्टीज में हम क्या लिखेंगे, सॉल्युबल, घुलना चाहिए। ठीक है, तीसरे में हम क्या लिखेंगे, जब हम किसी सैंपल लेते हैं अगर वैक्यूटेनर मतलब वो जो ऑटोमेट वाले से, तो हमारा जो ब्लड आए वैक्यूटेनर वाली जो वैक्यूम जिसमें होते हैं, तो हमारे एंटीकोगुलेंट वाली हम जो वाइल यूज़ करते हैं, तो हम किसी पेशेंट का सैंपल लेते हैं तो हमारी जो सेल्स होती है आरबीसी वो रप्चर नहीं हो हीमोलाइज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सेकंड में क्या लिखा, नो हीमोलाइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स। हमारी रेड ब्लड सेल्स क्या नहीं होना चाहिए, हिमोलाइज नहीं होना चाहिए, और जो साइज होता है आरबीसी का वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, नो चेंज ऑफ साइज ऑफ आरबीसी, यहाँ शॉर्ट में लिख दिया मैंने। और हमारी साइज होना चाहिए, साइज ऑफ आरबीसी का क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चेंज नहीं होना चाहिए आरबीसी का साइज। यह बड़ी फोर्थ प्रॉपर्टीज है। लास्ट में जब हम हमारा एंटीकोगुलेंट जब हमारा एंटीकोगुलेंट ब्लड के साथ वो होता है मिक्स होता है, तो हमारी जो डब्ल्यूबीसी हो तो उसका जो एग्रीग्रे मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन हो किसका, डब्ल्यूबीसी का। तो हम क्या लिखेंगे, मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी और मिनिमाइज एग्रीग्रेशन ऑफ प्लेटलेट का जो एग्रीग्रेशन हो मिनिमाइज हो। ठीक है, मिनिमाइज एग्रीग्रेशन ऑफ प्लेटलेट प्लेटलेट्स, मिनिमाइज एग्रीग्रेशन ऑफ मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी का जो होता है डिस्ट्रक्शन वो मिनिमाइज हो। ठीक है, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टीज में हमने क्या बोला, फ्लूइड कंडीशन में हो, जो हमारे ब्लड को कैसे रखे, एंटीकोगुलेंट ब्लड के साथ कैसे मतलब कौन सी कंडीशन में रखे, फ्लूइड कंडीशन में ही रखे। सेकंड, वो एंटीकोगुलेंट होना चाहिए जो ब्लड के साथ इजीली सॉल्युबल होना चाहिए। थर्ड, जब हम सैंपल लेते हैं जब हमारे जो सेल्स आरबीसी हो वो हीमोलाइज ना हो। ठीक है, और थर्ड, जो साइज होता है आरबीसी का वो चेंज ना हो, और मिनिमाइज एग्रीग्रेशन हो प्लेटलेट्स का, और मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन हो, डिस्ट्रॉय हो मतलब डब्ल्यूबीसी वो मिनिमाइज हो, मैक्सिमम नहीं होने चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज हैं किसकी, एंटीकोगुलेंट की। अब मैं आपको बता रही हूँ टाइप ऑफ एंटीकोगुलेंट कि कितने टाइप के एंटीकोगुलेंट होते हैं। तो उससे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन बता देती हूँ कि हमारे एंटीकोगुलेंट को दो भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हमारे जो एंटीकोगुलेंट को दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहले तो था, पहला आएगा इसमें चिलेटिंग कैल्शियम, चिलेटर कैल्शियम बोल सकते हो, यहाँ पे नॉन चिलेटिंग कैल्शियम। ठीक है,
ऐसे ऐसे एंटीकोगुलेंट जो कैल्शियम के साथ बाइंड करके अपने एक्टिविटी को, क्लॉटिंग फैक्टर को इनहिबिट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं चिलेटिंग कैल्शियम, चिलेटर कैल्शियम। नॉन चिलेटर कैल्शियम में होते हैं जो अपने एक्टिविटी को कैल्शियम के साथ बाइंड नहीं करते, तो उसको हम नॉन चिलेटर कैल्शियम की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसमें हम किस किस को रखते हैं? इसमें सबसे पहला एंटीकोगुलेंट आता है हमारा EDTA, सेकेंड आता है हमारा डबल ऑक्सिलेट, और थर्ड आता है हमारा ट्राइसोडियम सिट्रेट, ठीक है। और इसमें जो हमारा जो कैल्शियम के साथ बाइंड नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि है हेपरिन, ठीक है। तो हमने क्लासिफिकेशन किया है एंटीकोगुलेंट को दो में, जिसमें हमारा चिलेटर कैल्शियम होगा और नॉन चिलेटर कैल्शियम होगा, ठीक है। अब बताती हूँ टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट के कि कितने टाइप एंटीकोगुलेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट, ठीक है। तो सबसे पहला एंटीकोगुलेंट आएगा हमारा EDTA, दूसरा आएगा हमारा ऑक्सलेट, फिर तीसरा डबल ऑक्सलेट, फोर्थ आएगा हेपरिन, फिफ्थ आएगा ट्राइसोडियम सिट्रेट, सिक्स्थ आएगा हमारा फ्लोराइड, ठीक है। तो 6 तरह के एंटीकोगुलेंट है। सबसे पहले EDTA, सेकेंड है हमारा ऑक्सिलेट, तीसरा है डबल ऑक्सिलेट, चौथा है हेपरिन, तीसरा ट्राइसोडियम सिट्रेट, और लास्ट जो है हमारा एंटीकोगुलेंट वो है फ्लोराइड। तो सबसे पहले हम कौन सा एंटीकोगुलेंट के बारे में बताऊंगी आपको? EDTA के बारे में बताऊंगी, मोड ऑफ एक्शंस के बारे में बताऊंगी, इसके जिसकी क्या इसकी एडवांटेज होती है, क्या इसकी डिसएडवांटेज होंगी, जो इसमें हम वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। जो EDTA होता है ये हेमाटोलॉजी लैब में मोस्टली यही ये एंटीकोगुलेंट मोस्टली हम यूज़ करते हैं हेमाटोलॉजी लैब में। तो हेमाटोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जैसे CBC, तो मोस्टली हम इसमें क्या EDTA मोस्टली हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले EDTA की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको मैं पढ़ा रही हूँ। EDTA के सबसे पहले हम जानते हैं कि EDTA जो वाइल होती है वैक्यूटेनर, उसका कलर क्या होता है? वो हमारे कैसे कलर की होती है? पर्पल कलर की, जिसको लेवेंडर कलर भी कहते हैं, ठीक है। पर्पल कलर की हमारे इसका जो कलर कोड हमेशा याद रखिए, मोस्टली यूज पूछते हैं EDTA वाइल का कैसा कलर होता है, इसका क्या फुल फॉर्म होती है, ये किस तरीके से अपने मतलब एंटी ब्लड को क्लॉट कैसे नहीं होने देती, इसका मोड ऑफ एक्शंस क्या होता है, ये कौन सी लैब में मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो ये सारे पूछे जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस। सबसे पहले हम EDTA की फुल फॉर्म की बात करें कि इसकी क्या फुल फॉर्म होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ EDTA। तो आपको पता होनी चाहिए कि EDTA की फुल फॉर्म क्या होती है, इसका फाइल का कलर कोड क्या होता है, कैसा कलर कोड होता है, पर्पल। मोस्टली ये कौन सी लैब में हम यूज़ करते हैं? हेमाटोलॉजिकल लैब, या हेमाटोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं मोस्टली हम इसमें EDTA वाई ही यूज़ करते हैं। तो इसमें यूज़ करते हैं हेमाटोलॉजी टेस्ट में, ठीक है। जो मोस्टली हेमाटोलॉजी का टेस्ट होते हैं हम उसमें हम EDTA वाई ही मोस्टली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम इसके पढ़ते हैं मोड ऑफ एक्शन कि किस तरीके से ये ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता जब हम इस वाइल में रहते हैं, किस तरीके से कोगुलेशन को इनहिबिट करता है या प्रिवेंट करता है। तो हम सेकंड बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शंस की, ठीक है। तो इसमें जो मैंने आपको बताया था कि एंटीकोगुलेंट की सबसे पहले जब हम स्टार्ट किया था
तो इसमें क्या होते हैं, केमिकल एजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक पावरफुल इसमें होता है चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, चिलेटिंग एजेंट, जो क्या कहते हैं कैल्शियम को साथ बाइंड हो जाते हैं, और एक से क्या कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाएंगे तो क्या बनाते हैं, एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इस तरीके से ये अपनी एक्टिविटी कोगुलेशन प्रोसेस को प्रिवेंट करता है या इनिबिट भी हो सकता है, इनिबिट करता है कोगुलेशन को। तो सबसे चिलेटिंग एजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जब हम ईडीटी वाइल में लेते हैं सैंपल, ईडीटी वाइल में जब लेते हैं तो ये क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, चिलेटिंग एजेंट, ठीक है, जो बाइंड करते हैं किसके साथ, कैल्शियम के साथ, कैल्शियम, ठीक है। जब ईडीटी है, चिलेटिंग एजेंट होते हैं, तो जब बाइंड करेंगे कैल्शियम के साथ तो वो क्या बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। वो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एक बनाएंगे सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, कोगुलेशन प्रोसेस को क्या करता है, प्रिवेंट कर रहा है, प्रिवेंट द प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ईडीटी वाई में क्या होता है, चिलेटिंग कैल्शियम बोलते हो, चिलेटिंग एजेंट होते हैं जो क्या करता है, बाइंड करता है कैल्शियम के साथ। जब वो कैल्शियम के साथ बाइंड करेंगे तो क्या बनाते हैं, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से ईडीटी है, जब हम वाइल में सैंपल लेते हैं तो कोगुलेशन को इस तरीके से रोकता है। तो हमेशा याद रखना इसमें क्या होता है, चिलेटिंग एजेंट, चिलेटिंग कैल्शियम भी बोलते हैं कुछ, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ा, मोड ऑफ एक्शंस के बारे में, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म याद रखिए इसकी वाइल का कलर कोड क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमने मोड ऑफ एक्शंस पढ़ लिया। अब हम इसमें क्या होता है, ईडीटी वाइल में 3 सॉल्ट होते हैं। कितने सॉल्ट होते हैं, 3, ठीक है, 3 सॉल्ट होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं हम डाई पोटेशियम, ठीक है, दूसरे को बोलते हैं हम ट्राई पोटेशियम, ठीक है। ये हमारे एक ही कैटेगरी में आता है, सॉरी, डाई और ट्राई, ठीक है, एक एक ही कैटेगरी में आता है, ठीक है। दूसरा हमारा होता है डाई सोडियम, तीसरा होता है हमारा लिथियम। तो पहले 1 2 3 लिख देती हूँ, पहले में ये आता है, दूसरे में ये आता है, और तीसरे सॉल्ट में लिथियम आएगा, ठीक है। इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे 3 सॉल्ट होते हैं, एक होता है डाई पोटेशियम, ट्राई डाई सोडियम, और तीसरा होता है डाई लिथियम, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट को, इसको बोलते हैं K2 K3, ठीक है, K2 K3 ईडीटी, इसको बोलते हैं हम Na सोडियम, ठीक है। Na सॉल्ट भी बोल सकते हैं, Na, ठीक है, NaEDT, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए, जो हमारा डाई पोटेशियम ट्राई पोटेशियम होता है, ईडीटी होता है, तो ये हमारा कौन से फॉर्म में होता है, ये हमारा होता है लिक्विड फॉर्म में। कौन से फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। और डाई सोडियम हमारा कौन से होता है, ये हमारा होता है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। ये याद रखिए आप लोग। और इसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारा ये होता है डाई पोटेशियम ट्राई पोटेशियम, इसकी एक वो होती है, एक वर्ड बोलते हैं, जैसे ये ट्राई पोटेशियम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं,
कैटेगरी में रखते हैं सिक्विट्रीन, ठीक है, सिक्विट्रीन। सिक्विट्रीन थोड़ा साफ साफ लिख देती हूँ। ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म में होता है और ये सॉलिड फॉर्म में होता है, तो इसको हम एक टर्म बोलते हैं, इसको हम कौन सी कैटेगरी में, तो सिक्विस्ट्रीन, ठीक है, और इसको हम रखते हैं वर्सिन, ठीक है, वर्सिन बोलते हैं इसको, ठीक है, ये याद रखना। सेकंड है, ये मैंने आपको इसके 3 सॉल्ट के बारे में बता दिया। मोस्टली हम लैब में जो लिक्विड फॉर्म सॉल्ट होता है, मोस्टली हम जैसे कि पोटेशियम होता है टाइप, मोस्टली हम इसी का मोस्टली लैब में, लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, ठीक है, डाइपोटेशियम का, डाइपोटेशियम का मोस्टली यूज़ करते हैं, या बोल दो K2 EDTA का, ठीक है, कॉमन यूज़ करते हैं क्योंकि ये इजीली क्या होता है, सॉल्युबल हो जाता है, और CBC टेस्ट के लिए हम यही EDTA का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि वाटर के साथ इजीली क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, और CBC के लिए हम मोस्टली इसी K2 EDTA का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम इसकी क्या बात, EDTA के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि क्या इसकी एडवांटेज होती है, क्या इसकी डिसएडवांटेज होती है। एडवांटेज, ठीक है, पहले अगर हम EDTA की बात करें, इसमें जो हमारी ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजी होती है वो बहुत अच्छे से प्रिजर्व होती है, सेलुलर मॉर्फोलॉजी होती है वो अच्छे से क्या हो जाती है, प्रिजर्व हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला एडवांटेज में हम क्या दिखेंगे, बेटर प्रिजर्वेशन ऑफ सेलुलर मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब शेप साइज जो हम स्टडी करते हैं, देखते हैं, तो हम इजीली से क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व हो जाती है। सेकेंड एडवांटेज बात करें EDTA की, कि सेकेंड एडवांटेज क्या होती है, जो ब्लड स्मेयर जो हम बनाते हैं, ब्लड सेल्स की जब इस ब्लड स्मेयर बनाते हैं तो वो स्टेबल हो जाती है 2 या 3 आवर्स के में, ठीक है, इस वाले एंटीकोगुलेंट में, ठीक है। तो ब्लड स्मेयर कैन बी स्टोर एट 2 या 3 आवर्स, ठीक है, जो अदर एंटीकोगुलेंट में नहीं होती है। तीसरी जो इसकी एडवांटेज है, इसमें जब हम EDTA वाइल में हम जब सैंपल लेते हैं तो उसमें प्लेटलेट अगर हम देखेंगे तो प्लेटलेट क्लम्बिंग नहीं होती है EDTA वाइल, इसलिए हम मोस्टली हेमाटोलॉजिकल लैब में इसलिए इसका यूज़ करते हैं EDTA वाइल का, क्योंकि इसमें हमारी मॉर्फोलॉजी भी अच्छे से प्रिजर्व होती है, ब्लड स्मेयर जब बनाती है 2 या 3 आवर्स के लिए स्टोर हो जाती है, और थर्ड में जो हम मोस्टली प्लेटलेट जो क्लम्बिंग होती है वो नहीं होती है इसमें, नो प्लेटलेट क्लम्बिंग, नो प्लेटलेट्स क्लम्बिंग, ठीक है, ये क्या है, इसकी एडवांटेज है किसकी, EDTA की। अब हम डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज क्या है इस EDTA वाइल मतलब एंटीकोगुलेंट की, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होती है, क्या होता है जब हम एक्सेस डोज में EDTA डाल देते हैं तो हमारी सेल्स में उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे कि अगर एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ EDTA अगर हो जाती है तो उसमें WBC में भी अफेक्ट पड़ता है और RBC में भी इफेक्ट पड़ता है। RBC की बात करें तो RBC जो होती है वो क्या होती है, श्रिंकेज हो जाती है, सिकुड़ जाती है, ठीक है, और WBC की बात करें उसकी भी मॉर्फोलॉजी अब वो फिर क्लियर नहीं दिखेगी। प्लेटलेट काउंट की बात करें, प्लेटलेट का काउंट क्या हमारा उसमें डिक्रीज हो जाता है, और जो हमारा पैक सेल वॉल्यूम होता है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, MCH भी इसमें हमारा डिक्रीज हो जाता है।
एक्सिस डोज ऑफ ईडीटी, एक्सिस कंसंट्रेशन ऑफ ईडीटी, ठीक है। अगर उसका अमाउंट मतलब कंसंट्रेशन अगर ईडीटी का जितना होना चाहिए था अगर उससे एक्सिस हो गया, ज़्यादा हो गया, तो इसकी क्या मतलब क्या ऐसा फ़र्क पड़ेगा सेल्स में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर एक्सिस कंसंट्रेशन ऑफ, मैंने कंसंट्रेशन शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये एक्सिस डोज ऑफ ईडीटी बोल सकते हैं आप। कंसंट्रेशन ऑफ ईडीटी अफेक्ट, ठीक है, क्या अफेक्ट करती है, कॉज क्या है। सबसे पहले हमारी जो आरबीसी हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, श्रिंकेज हो जाएंगी, ठीक है। सेकेंड, हमारे डब्ल्यूबीसी की मॉर्फोलॉजी भी क्लियर नहीं होगी, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। और हमारा जो प्लेटलेट काउंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। प्लेटलेट काउंट भी हमारा जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पैक सेल वॉल्यूम की बात करें, पैक सेल वॉल्यूम हमारा, पैक सेल वॉल्यूम वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसे हिमेटोक्रिट बोलते हैं, ठीक है। वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, मतलब नीचे की तरफ है, मतलब डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, एंटीकोगुलेंट ईडीटी है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको इसमें पढ़ा दिया एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब हम सेकेंड एंटीकोगुलेंट की बात करते हैं। जो हमारा एंटीकोगुलेंट है, सेकेंड एंटीकोगुलेंट वो तो ऑक्सलेट। सेकेंड एंटीकोगुलेंट क्या हमारा, ऑक्सलेट। सेकेंड एंटीकोगुलेंट हमारा ऑक्सलेट, ठीक है। तो ऑक्सलेट में सबसे पहले मैं मोड ऑफ एक्शंस की बात कर देती हूँ इसके। ऑक्सलेट भी हमारा एक एंटीकोगुलेंट है जो प्रिवेंट करता है ब्लड को क्लॉट होने से। तो किस तरीके से वो प्रिवेंट करता है, ऑक्सलेट क्या करता है, ये जैसे ऑक्सलेट है, इसमें भी क्या होता है हमारे चिलेटिंग एजेंट, ठीक है। एक ये कैल्शियम होते हैं, वो किसके साथ बाइंड कर जाएंगे, कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाएंगे। जब वो कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाते हैं ऑक्सलेट, तब क्या होता है, तब एक बनता है इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, क्या बनता है, इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, जो सॉल्युबल नहीं होता, जिसको हम बोल सकते हैं प्रेसिपिटेट एट सॉल्ट, ठीक है। तो अब फिर ये जब प्रेसिपिटेट होगा, इस तरीके से ये प्रिवेंट द क्लॉटिंग प्रोसेस को प्रिवेंट करता है, या प्रिवेंट द कोगुलेशन, ठीक है। तो क्या हो, कोगुलेश क्या आता है, चिलेटिंग कैल्शियम होते हैं जो कैल्शियम के साथ बाइंड करते हैं और एक क्या बनाते हैं, इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। और ईडीटी में क्या कैसे कॉम्प्लेक्स बन रहा था, इनसॉल्युबल, और इसमें क्या बन रहा है, इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, जो कि क्या कर रहे हैं, प्रेसिपिटेट कर रहे हैं सॉल्ट के साथ, और इस तरीके से प्रिवेंट कर रहा है कोगुलेशन को, ठीक है। अब इसके टाइप्स के बारे में बता देती हूँ। 3 टाइप्स के होते हैं ऑक्सलेट। कितने टाइप्स के होते हैं, 3, ठीक है। पहला टाइप है जो इसका, वो है पोटेशियम ऑक्सलेट, ठीक है। सेकंड है अमोनियम ऑक्सलेट, जब हम दोनों ऑक्सलेट को मिला देते हैं तो उसको हम बोलते हैं डबल ऑक्सलेट। तो हम दोनों जब ऑक्सलेट को मिला देंगे तो उसको हम क्या, तीसरा बनेगा डबल ऑक्सलेट। तो यहाँ पे तीसरा क्या है, डबल ऑक्सलेट, जिसमें हमारे दोनों हैं, अमोनियम भी है और पोटेशियम, ठीक है। अब पहले हम पोटेशियम ऑक्सलेट के बारे में जान लेते हैं कि पोटेशियम ऑक्सलेट क्या होता है। तो इस तरीके से तो ये प्रिवेंट करता है कोगुलेशन को। अगर पोटेशियम ऑक्सलेट में क्या होता है, जो हमारी आरबीसी जो हो जाती है, आरबीसी हमारे इसमें श्रिंकेज हो जाते हैं, ठीक है। आरबीसी क्या हो जाएगी, श्रिंकेज हो जाएगी, आरबीसी जितना साइज होता है
वो सेल्स उससे हो जाएगा सिकुड़ जाएगी। ठीक है, किसमें? पोटेशियम ऑक्सलेट में। ठीक है, कॉज श्रिंकेज ऑफ आरबीसी एंड डिटॉर्शन ऑफ डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, डिटॉर्शन ऑफ डब्ल्यूबीसीज के जैसे मतलब इमेज हमें दिखनी चाहिए वैसे नहीं दिखती है इसमें। ठीक है, ठीक है, और आरबीसी क्या हो जाती है इसमें? सिकुड़ जाती है। लाल जो सेल वो होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, वो क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। ठीक है, और अमोनियम ऑक्सलेट की बात करें तो इसमें क्या होते हैं? आरबीसी इसमें वो श्रिंकेज हो जाते हैं। पर जब हम डबल अमोनियम ऑक्सलेट की बात करें तो इसमें आरबीसी हमारी स्वेल हो जाती है, मतलब साइज से और ज़्यादा क्या हो जाती है? स्वेल हो जाती है। ये क्या कॉज करता है? स्वेलिंग ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो साइज इसमें और क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, स्वेल हो जाता है। ठीक है, तो अब डबल ऑक्सीलेट में क्या हुआ? माना अमोनियम भी आ गया, पोटेशियम गया, दोनों को जब हमने कॉम्बिनेशन मिला दिया तो हमारा क्या बना? डबल ऑक्सीलेट। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? हमारे आरबीसी श्रिंकेज हो रही है, डब्ल्यूबीसी डिटॉर्शन हो रही है, और इसमें अमोनियम ऑक्सीलेट में हमारी आरबीसी स्वेल हो रही है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या कर रहे हैं? दोनों का कॉम्बिनेशन मिला लिया, हम दोनों को क्या? एक रेशो बना लिया। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 2:3 रेशो बना लिया। ठीक है, ताकि इन दोनों चीज़ों को हमें क्या करने के लिए? बैलेंस करने के लिए। ठीक है, जिसमें हमारा 2 पार्ट क्या हुआ है? 2 पार्ट कौन सा है? जिसमें हमारा 2% कितना होता है? पोटेशियम। पोटेशियम सॉल्ट हो गया, 3% पार्ट क्या हो गया हमारा? 3 पार्ट हो क्या हो? अमोनिया, अमोनियम। ठीक है, तो हम दोनों को क्या कर लिया? कंबाइन कर लिया, बैलेंस कर लिया दोनों को। ठीक है, ताकि हमारे आरबीसी इसमें श्रिंकेज भी ना हो और आरबीसी का हमारा सेल साइज स्वेल भी ना हो। तो उससे क्या मिलके बना हमारा? डबल ऑक्सीजन, जिसमें अमोनियम भी है और पोटेशियम है। तो इसका रेशो बना 2:3 रेशो। इसमें 2 पार्ट क्या हो गया? पोटेशियम, 3 पार्ट क्या हो गया? अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब इसके हम एडवांटेज की बात कर लेते हैं कि इसकी क्या एडवांटेज होती है ऑक्सीलेट की और क्या डिसएडवांटेज होती है। ठीक है, अब इसके एडवांटेज की बात करते हैं। पहले से बात कर लेते हैं इसका कलर कोड क्या होता है, कैसे कलर की वाइट होती है। ये होती है ग्रे कलर की वाइट, ये आपको याद रखना है। मोस्टली जो हम टेस्ट के लिए ऑक्सीलेट का टेस्ट जो हम के लिए यूज़ करते हैं वाइल ऑक्सीलेट, मोस्टली हम ईडीटी के लिए, सॉरी ईएसआर के लिए और पीसीबी के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं। पीस कौन से टेस्ट के लिए? ईएसआर के लिए और पीसीबी के लिए। आइडल यूज फॉर ईएसआर एंड पीसीबी। ठीक है, तो ये आप याद रखना। पहले इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं। ठीक है, एडवांटेज में हम कौन से टेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको? कौन कौन से टेस्ट के लिए हम ऑक्सीलेट यूज़ कर सकते हैं? ईएसआर के लिए, दूसरा पीसीबी के लिए, डब्ल्यूबीसी काउंट के लिए, आरबीसी काउंट के लिए। ठीक है, अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है और आइडल यूज किसके लिए कर सकते हैं? ईएसआर एंड पीसीबी। ठीक है, और डिसएडवांटेज की बात करूं, डिसएडवांटेज क्या है इसकी ऑक्सीलेट की? ऑक्सीलेट की मैंने आपको बताया कि डब्ल्यूबीसी की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो हम प्रिजर्व नहीं होती है किसमें? ऑक्सीलेट में। ठीक है, तो पहली एडवांटेज हम डिसएडवांटेज क्या लिखेंगे? डब्ल्यूबीसी मॉर्फोलॉजी is not well preserved। ठीक है, WBC मॉर्फोलॉजी इज नॉट वेल प्रिजर्व्ड। ठीक है, दूसरी डिसएडवांटेज की बात करें
जब हमारा कंबाइन होता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, मतलब ऑक्सीलेट, जब कैल्शियम जो इसके चेलेटिंग कैल्शियम होता है वो बाइंड करते हैं ऑक्सीलेट कैल्शियम ऑक्सीलेट के साथ, तो एक क्या बनाते हैं, वो एक प्रेसिपिटेट हो जाता है, वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। प्रेसिपिटेट होने के बाद वो क्या बनता है, एक टॉक्सिक बनता है, टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाता है। टॉक्सिक सब्सटेंस के बाद वो बन जाता है, तो ये क्या है, इसकी डिसएडवांटेज है। तो क्या बन गया, टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाता है किसके साथ, जब वो एक चिलेटिंग कैल्शियम कंबाइन करता है किसके साथ, कैल्शियम ऑक्सीलेट के साथ। ठीक है, तो ये क्या होता है, वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। प्रेसिपिटेट जब हो गया तो वो क्या बन गया, टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाता है। क्या बन जाता है, टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, इसलिए हम इसको प्रिजर्व नहीं कर सकते, इसलिए हम ऑक्सीलेट को यूज नहीं कर सकते। किसके लिए, ब्लड बैंक में, ब्लड बैंक में हम क्या नहीं कर सकते, इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हमें ब्लड बैंक में क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको नहीं, नॉट यूज इन ब्लड बैंक। ठीक है, हम यूज नहीं कर सकते इसलिए। ठीक है, क्योंकि ब्लड बैंक में हमें ब्लड को हम क्या करते हैं, प्रिजर्व रखते हैं फॉर लॉन्ग टाइम तक। और ये कैल्शियम चिलेटिंग कैल्शियम जब कंबाइन होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट के साथ, तो प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो प्रेसिपिटेट होने के बाद वो जो एक क्या बना रहा है, टॉक्सिक सब्सटेंस, तो जो क्या होता है, टॉक्सिक होता है। तो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, और हम इसको एंटीकोगुलेंट की डिसएडवांटेज भी है, तो हम इसको ब्लड बैंक में पर्पस के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूज के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, सेकेंड, पहला मैंने जो आपको डिसएडवांटेज बताई कि WBC मॉर्फोलॉजी इज़ नॉट वेल प्रिजर्व नहीं होती है ऑक्सीलेट में, इसलिए हम पीएस जब पेरिफेरल स्मेयर बनाते हैं तो पेरिफेरल स्मेयर की स्टडी करने के लिए हम इसको यूज़ नहीं करते। ठीक है, इसलिए हम इसको पीएस स्टडी के लिए भी हम क्या नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते, पीएस स्टडीज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस इट इज नेवर यूज फॉर, ठीक है, इट इज़ नेवर यूज फॉर पीएस स्टडी के लिए, इसलिए हम क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या थी ऑक्सीलेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एक ESR EDTA एंटीकोगुलेंट उसमें भूल गई मैं आपको बताना कि हम कौन कौन से टेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। EDTA वाइल हम CBC के लिए यूज़ कर सकते हैं, ESR के लिए यूज़ कर सकते हैं, और G6PD और रेक्टिक काउंट के लिए हम कौन सी वाइल का यूज़ करते हैं, EDTA का। और जैसे हमें ESR हो, PCV हो, तो उसमें हम ऑक्सीलेट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके 2 एंटीकोगुलेंट मैंने कवर करा दिए, EDTA ऑक्सीलेट, और इसकी जो एंटीकोगुलेंट की डेफिनेशन थी, प्रॉपर्टीज़ थी, क्लासिफिकेशन थी, टाइप ऑफ, इसमें हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे 2-3-4 एंटीकोगुलेंट रह गए, तो उसमें मैं आपके कंप्लीट करा दूँगी। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपको नए अच्छा, अगर धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं जो एक्सटीन एंटीकोगुलेंट आपके रह गए, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना।